आज वीडियो में बात होगी बीएससी के छठे सेमेस्टर के लिए जो पहला पेपर हम लोग बात कर रहे हैं और उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट एक रोडियम का कंपाउंड है। तो उसी के बारे में एक होमोजीनियस कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट है, उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन वीडियो में हम आगे बढ़ें, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हम आपको टोटल वीडियोज हम आपको प्रोवाइड कर पाएँ, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग विल्किंसन कैटलिस्ट का। तो विल्किंसन कैटलिस्ट इज द कंपाउंड ऑफ द रोडियम। तो ये रोडियम का एक कंपाउंड है विच आर मोस्ट पॉपुलर फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ द एल्कीन। तो एल्कीन के हाइड्रोजिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट कंपाउंड ऑफ द रोडियम। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, विल्किंसन कैटलिस्ट है रोडियम का ट्राइफेनिल फास्फीन। ट्राइफेनिल फास्फीन ये है और फिर ट्राइफेनिल फास्फीन क्लोरोरोडियम। क्या हो गया इसका नाम? ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये है विल्किंसन कैटलिस्ट। इसी पर हम लोग बात कर रहे हैं। बीएससी का कौन सेमेस्टर का? बीएससी का छठे सेमेस्टर का पहला पेपर ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, उसी में ये हमारा रिएजेंट है। इसका नाम है ट्राइफेनिल फास्फीन क्लोरोरोडियम। और ये जो होगा वो फर्स्ट स्टेट में होगा, तो यहां तो इसी कैटलिस्ट के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो यहां ये हो गया कि रोडियम के चारों तरफ ये चार मॉलिक्यूल्स या चार लिगेंड टाइप के हो गए। तो इसका जो होगा ये थोड़ा सा डिस्टार्टेड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज है। डिस्टार्टेड ये हो गया। तो ये हो गया स्लाइटली डिस्टार्टेड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज। कैसा है ये? स्लाइटली डिस्टार्टेड स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। यहां पर रोडियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट होगा कि रोडियम इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दूसरी बात यह हो गई कि रोडियम जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये। अच्छा, फिर इसके बाद जो है यहां पर जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इसमें ऑक्टेट नहीं पूरा होते हैं। ये D6 सिस्टम है, ये D16 सिस्टम हो गया। 18 होना चाहिए, ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये क्या हो गया? 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो ये स्लाइटली डिस्टार्टेड है, ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 16 है। और ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है, मोस्ट पॉपुलर होमोजीनियस कैटलिस्ट। होमोजीनियस
कैटलिस्ट। तो इसकी ये तो कुछ हमारे आप ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द रोडियम है। रोडियम का ये कंपाउंड है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि इसका यूज जो है, विल्किंसन कैटलिस्ट का यूज हम वाइडली जो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में करते हैं। कहां पर वाइडली जो इसका यूज किया जाएगा, व्यापक तौर पर वाइडली यूज इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स हो गए इसके लिए, साइलेंट फीचर है ये कुछ। रोडियम का कंपाउंड ट्राइफेनिल क्लोरोरोडियम फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जो विल्किंसन कैटलिस्ट जिसे कहते हैं, जिसका वाइडली और भी इसके एप्लीकेशंस हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशंस। तो ये हमारा कंपाउंड है जिसके हमने यहां पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिए हैं। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होगा वो आप देखिएगा। तो अब हम बात करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट कैसे होगा वो देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट, ये कैसे होगा? देखिए, ये रोडियम ट्राइक्लोराइड हाइड्रेटेड, ये क्या है हमारा? ये है रोडियम ट्राइक्लोराइड हाइड्रेटेड। फिर क्या होगा? एक्सेस अमाउंट में ये एक्सेस ट्राइफेनिल फास्फीन ले लेते हैं और बॉइलिंग करता हुआ C2H5OH, ये कंडीशंस है। तो जब इसको हम इस बॉइलिंग C2H5OH में एक्सेस अमाउंट ऑफ ट्राइफेनिल फास्फीन आप मिलाएंगे तो हमारा बनेगा PS3 थ्राइस RHCl। ये बन गए हमारा क्या? विल्किंसन कैटलिस्ट। अब हम इसको शब्दों के रूप में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? कि व्हेन, यही लिखेंगे, कहें तो आप हम लिख देते हैं कि व्हेन ट्राइफेनिल फास्फीन in excess amount treated with rhodium hydrated rhodium trichloride in boiling alcohol to give
टू गिव विल्किंसन कैटलिस्ट। ये तो हो गया इसका प्रिपरेशन कि कैसे हम विल्किंसन कैटलिस्ट बनाते हैं, उसके बारे में बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसका क्या क्या एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन की जब भी बात करेंगे सबसे पहले तो हमारा हाइड्रोजिनेशन ही आएगा। ये एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करता है। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। ये टॉपिक विल्किंसन कैटलिस्ट हम इनऑर्गेनिक में भी डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस बीएससी के छठे सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट है, उसमें विल्किंसन कैटलिस्ट दिया है और हम ऑर्गेनिक एग्जाम्पल लेंगे कि देखेंगे कि किस तरह से एल्कीन को रिड्यूस हाइड्रोजिनेशन करता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसकी मैकेनिज्म भी हम आपको बताएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट आर एज फॉलोज। तो कुछ इसके इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिसकी हम बात करेंगे, और पहला है कि हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो एप्लीकेशन में हम पहला बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन की बात हम कर रहे हैं। सिंपल सा एक एल्कीन लेते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसके बाद लेंगे हम विल्किंसन कैटलिस्ट PPH3 थ्राइस RHCl और H2, ये हो गया। प्लस यहीं पर बेंजीन सॉल्वेंट या बेंजीन की तरह जो भी सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं आप उसको ले सकते हैं। ये जो रिएक्शन करा रहे हैं, जो हाइड्रोजिनेशन करा रहे हैं, इसमें जो सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग वो बेंजीन या बेंजीन की तरह कोई दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का यूज आप कर सकते हैं। तो उस कंडीशंस में इसका रिडक्शन हो जाएगा और ये बना लेगा RCH2CH3। अब R की जगह आप रख सकते हैं, R की जगह आप मेथिल रख सकते हैं अगर एल्किल ले रहे हैं, R की जगह आप एथिल ले सकते हैं, R की जगह आप फेनिल ले सकते हैं। तो R की जगह ये सब आप ले सकते हैं और यहाँ पर रख देंगे। तो ये पहला हमारा सिंपल हुआ। अच्छा, अब हम इसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये किस तरह से एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन होता है। तो इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हाइड्रोजिनेशन होता है और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या रोल इसमें प्ले करता है। तो हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म। अब किसकी बात करेंगे? ये जो हाइड्रोजिनेशन कराए हैं इसकी हम मैकेनिज्म। अच्छा, इसको हम अगर इसको हम लिखना भी चाहें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, तो जैसा भी लिखना हो वैसा हम लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो सबसे पहले देखिएगा, हम विल्किंसन कैटलिस्ट बना रहे हैं। ये है RH और यहां पर 4। अच्छा, अगर हम चाहें तो ट्राइफेनिल फास्फिन को मान लेते हैं, हम PP ले लेते हैं। आप P मत लीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा। ये
हमने ट्राइफेनिल फास्फिन को मान लेते हैं पी लिख दिए, बचने के लिए कम लिखना पड़े, तो हमने उसको पी ले लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि यहां से एक ट्राइफेनिल फास्फिन निकल जाएगा, तो यहां पर फिर 3 हो जाएगा। अभी ये कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये वाला कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अभी ये जो हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है अभी 16 है। यहां से एक पी निकल जाएगा, जब पी का मतलब क्या हुआ, ट्राइफेनिल फास्फिन, ये तो जब निकल जाएगा तो यहां 3 ही बचेगा, तो हो जाएगा RH, तो 2 पी बचेंगे और एक Cl बचेगा, पी। अब ये कितना इलेक्ट्रॉन, ये देखिएगा ये 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, और ये एक्टिव फॉर्म ऑफ द विल्किंसन कैटलिस्ट है। ये विल्किंसन कैटलिस्ट का एक्टिव फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो ये इसका ओरिएंटेशन एक को नीचे कर दीजिए, एक ट्राइफेनिल फास्फिन को, और एक ऊपर कर दीजिए, ये हुआ हमारा। अब इसके बाद अब ये जब हुआ तो ये एक्टिव स्पीसीज हुआ, तो सबसे पहले यहां पर जो होगा वो होगा H2 ऑक्सीडेशन एडिशन। क्या होगा, H2, अब यहां जोड़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, यहां पर H2 जुड़ेगा, तो जोड़ देते हैं, एक इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे, तो ये हो गया RH, यहां H जोड़ दीजिए, यहां H जोड़ दीजिए, और Cl। तो यहां ऊपर नीचे है, तो आप चाहें तो ऊपर नीचे कर दीजिए। तो पहला स्टेप हुआ ये। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में होगा, सेकंड स्टेप में यहां पर ये एल्कीन जुड़ेगा। अब क्या जुड़ेगा, एल्कीन। पहले हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ने के बाद यहां पर एल्कीन जुड़ेगा, और जब एल्कीन जुड़ेगा तो यहां से ये निकल जाएगा, ये यहां से Cl निकल जाएगा, और यहां एल्कीन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, फिर आगे हमारा ये हो जाएगा RH, यहां पर H, और यहां पर ये देखिएगा, यहां पर एल्कीन आके जुड़ गया, ठीक है। फिर यहां पर 1 to माइग्रेशन हो जाएगा, और 1 to माइग्रेशन होने का मतलब एक तरफ ये जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ H2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 1 to माइग्रेशन। 1 to माइग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 1 to माइग्रेशन होगा तो हो जाएगा RH, यहां पर CH2 था, CH था, CH3 था, यहां हो जाएगा H, P, और फिर ये हो गया CH2, ये बना, ठीक है। अच्छा, Cl रहेगा, Cl, यहाँ Cl, ये Cl, तो 1 2 3। फिर आगे क्या होगा, फिर ये वाला भी माइग्रेट करके यहां आ जाएगा, ये बना लेगा, ये जब यहां पर आ जाएगा ये वाला हाइड्रोजन, तो हमें फिर ये वाला मिल जाएगा, और यहां से निकलेगा क्या, यहां से यहां H आ गया तो यहां CH3 होगा, CH3, CH2, CH3। देखिए एक जनरल आइडिया मैंने हाइड्रोजिनेशन की बताया, तो अगर आप मैकेनिज्म के बाद अगर ये सिंपल सा ये मैकेनिज्म आप लिख देते हैं किस तरह से प्रोसीड कर रहा, तो अच्छा ही है। फिर से देख लीजिएगा कैसे हुआ है। ये हमारा
स्क्वायर प्लानर होता है लेकिन थोड़ा डिस्टार्टेड होता है, थोड़ी सी प्लानरिटी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसकी एवब कर दिया। और नहीं भी है तो आप ऐसे भी, अगर प्लानरिटी नहीं भी दिखाना है तो आप प्लेन पर दिखा दीजिए। सबसे पहले एक ट्राइफेनिल फास्फीन यहां से निकल गया। पहले ये वाला जो सिस्टम है वो 16, इसके आउटर मोस्ट सेल में 16 इलेक्ट्रॉन होता है ये। तो जब यहां से एक ट्राइफेनिल फास्फीन निकल जाएगा तो ये जो बचेगा ये हमारा 14 पाई सिस्टम हो गया, ये रिएक्टिव हो जाएगा। और सबसे पहले यहां पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा H2 का। तो जब H2 जुड़ गया तो यहां हमने H2 जोड़ दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर अगले स्टेप में हमने यहाँ एल्कीन जोड़ दिया तो हमारा ये बना। फिर एक हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ गया, ये रोडियम यहां से जुड़ गया, हाइड्रोजन यहां से जुड़ गया, तो ये प्रोडक्ट बना। उसको हम कह रहे हैं 1-2 माइग्रेशन, यानी ये हाइड्रोजन माइग्रेट कर गया। फिर ये बना, फिर अगले स्टेप में ये माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और ये हमारी ये 4 पाई सिस्टम वाली ये जो रिएक्टिव स्पीसीज थी वो बन गई और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो एल्कीन था, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एल्कीन हमारा ये एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटलिस्ट। इंपॉर्टेंट है, इस पे आता है क्वेश्चन, से क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा। अब इसके बाद अब देखिएगा अलग अलग कंडीशंस, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक के रूप में भी लिख सकते हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि कौन कौन से एल्कीन को रिड्यूस करेगा, कौन कौन से एल्कीन को नहीं रिड्यूस करेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो तमाम बातों को हम एक एक करके करते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास में टर्मिनल है तो ये सबसे पहले टर्मिनल को ही, या नॉन कंजुगेटेड और कंजुगेटेड है तो ये नॉन कंजुगेटेड को रिड्यूस करेगा, कंजुगेटेड को नहीं करेगा। जैसे अभी वो पॉइंट भी हम लिख लेंगे। मान लेते हैं हम लेते हैं एक एल्कीन, ये देखो आप, ये तो ये वाली हमारी ये वाली कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड है, ये कंजुगेटेड एल्कीन है और ये नॉन कंजुगेटेड है। ये क्या है, नॉन कंजुगेटेड है। तो हम ये कह रहे हैं, अभी लिख भी देते हैं कि इट रिड्यूसेज नॉन कंजुगेटेड एल्कीन। क्या कह रहे हैं हम, पहला ये कर लो, विल्किंसन कैटलिस्ट reduces non-conjugated double bond, नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। तो रिएक्शन देखिएगा, H2 लेंगे, फिर उसके बाद ट्राइफेनिल फास्फीन लेंगे, ट्राइफेनिल फास्फीन, फिर उसके बाद यहाँ बेंजीन ले लेंगे और ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट होगा ये। तो ये हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो रिड्यूस करता है और नॉन कंजुगेटेड। दूसरा, यदि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल्स है तो उसमें देख लेते हैं, या हमारे पास में एल्कीन और एल्काइन है तब किसको रिड्यूस करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा, कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में दूसरा ये, अब हमारे पास में यहां पर एल्कीन है और यहां पर एल्काइन है, तो इसको प्रेफर करेगा रिड्यूस करने का। तो ये हम कह सकते हैं कि इट रिड्यूसेज
preferably alkyne than alkene। तो क्या होगा, इसको रिड्यूस करेगा तो PPS3 थ्राइस RH Cl H2 C6H6 क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हुआ। दूसरा, अगर हमारे पास कंजुगेटेड हो तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास में टर्मिनल पर एल्कीन है और एल्काइन है, तो अगर एल्कीन और एल्काइन है तो उस कंडीशंस में ये एल्काइन को रिड्यूस कर रहा है, एल्कीन को रिड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, यदि हमारे पास में हम कंजुगेटेड ले लेते हैं तब क्या होगा, उसको आप देख लीजिएगा। अगर हम कंजुगेटेड ले रहे हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, तो आप ये कह रहे हैं कि इस पॉइंट में हमने बताया कि यदि हमारे पास में एल्कीन हो और एल्काइन हो तो किसको विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो फास्टली रिड्यूस करेगा, तो एल्काइन को फास्टली रिड्यूस करेगा और एल्कीन को बाद में करेगा। यदि हमारे पास में कंजुगेटेड डाइन है जैसे, तब कौन सा एडिशन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये इस कंडीशंस में अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 है, ये 4 हुआ। तो इसमें 1 4 एडिशन देगा, तो जब 1 4 देगा तो यहां जुड़ जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि कंजुगेटेड डाइन गिव्स 1 4 एडिशन, गिव्स 1 4 एडिशन। तो क्या होगा, जब 1 4 एडिशन देगा ये, तो नीचे की तरफ ही लिख देते हैं, तो हो गया PPS3 थ्राइस RH Cl H2 C6H6। तो क्या हो गया ये, तो यहां जुड़ेगा डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बन गया हमारा। तो अगर कंजुगेटेड होगा तो कौन सा एडिशन देगा, वो 1 4 एडिशन देता है। हम बात कर रहे हैं विल्किंसन कैटलिस्ट की। फिर इसके बाद यदि मान लेते हैं हमारे पास में ये सब चीजें, हम कैरेक्टरिस्टिक्स में भी जितनी बातें लिख रहे हैं हम इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्काइन के रूप में भी लिख सकते हैं, या हम रिएक्शन करके भी हम लिख देंगे तो ज्यादा बेटर है ये। अगला बात हम कर रहे हैं, यदि हमारे पास में 2 तरह का डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड 2 तरह का हो, देखिएगा 2 तरह का बॉन्ड बनाते हैं, फिर सेंटेंस लिखते हैं कि सेंटेंस क्या होगा। ये देखिएगा, ये यहां पर हमारे पास में, या यहां कर देते हैं ए लीजिए, यहां पर देखिएगा, यहां भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ये भी डाई सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा, अभी हम ऑर्डर आपको लिखाएंगे कि किसका क्या ऑर्डर होगा पूरा पढ़ने के बाद। इसे कहते हैं इग्जो, कौन सा डबल बॉन्ड है ये, इग्जो डबल बॉन्ड है, इग्जो डबल बॉन्ड, ये है इग्जो डबल बॉन्ड है। और ये जो डबल बॉन्ड है ये इंडो डबल बॉन्ड है, इंडो है। तो 2 तरह का हो जाएगा, एक इग्जो होगा और एक इंडो होगा। यदि कोई कंपाउंड हो, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप इग्जो और इंडो पढ़े होंगे, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो यदि किसी कंपाउंड में इग्जो और इंडो दोनों होगा तो किसे प्रेफर करेगा, इग्जो को प्रेफर करता है। तो हम लिख लेते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसेज इग्जो डबल बॉन्ड, क्या करेगा, इग्जो को रिड्यूस करेगा और बनेगा क्या, फिर ये बनाएगा, इग्जो रिड्यूस हो जाएगा PPS3 थ्राइस RH Cl H2 C6H6। तो क्या बन गया ये हमारा,
ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ जो बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसका ये रिडक्शन हो गया। तो जो प्रोडक्ट बना इसमें जो एक्सो डबल बॉन्ड था उसका रिडक्शन हो गया और जो इंडो डबल बॉन्ड होता है उसका रिडक्शन नहीं होता है। अच्छा, अब देख लो अगर हमारे पास में जो एल्कीन है और सिस और ट्रांस दोनों हो तो किसका रिडक्शन होगा। अगर हमारे पास में हम ऐसा एग्जांपल लें कि हमारे पास में दो तरह की एल्कीन हो, ये देखिएगा तो किसका होगा फिर उस कंडीशन में। ये देखिएगा, मान लेते कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में देखिएगा ध्यान से, ये यहां पर ये वाली जो एल्कीन है और ये वाली जो एल्कीन है ये ट्रांस एल्कीन है। देखिए एक इधर गया है दूसरा इधर आया, तो कौन सी एल्कीन हो गई ये ट्रांस है। और ये देखिएगा इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, यानी इधर इधर हाइड्रोजन है, इधर इधर क्या हो गए हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन इधर है हाइड्रोजन इधर है। तो ये वाला पूरा सिस्टम देखेंगे तो हमें ट्रांस एल्कीन है और ये वाला पूरा सिस्टम देखेंगे तो सिस एल्कीन है। तो किसको प्रेफर करेगा, सिस एल्कीन को प्रेफर करेगा। ठीक है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसेज सिस एल्कीन, तो क्या करेगा, ये किसको रिड्यूस करेगा, लिख लेते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसेज सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन को रिड्यूस करेगा तो यहां से डबल बॉन्ड हट जाएगा, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। यहां कंडीशन लिख दीजिए, H2 ले लीजिए, विल्किंसन कैटलिस्ट ले लीजिए और जो हमारा सॉल्वेंट है बेंजीन ले लीजिए और जो प्रोडक्ट है यही प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, बस यहीं से हट जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा, यही हमारा प्रोडक्ट हो गया। बस यही जो सिस वाला है वही हट जाएगा और बाकी ट्रांस वाला जैसा है वैसा रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा सिस और ट्रांस का हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मान लेते हैं हमारे पास में डबल बॉन्ड है, देखिएगा सिस है सब। अगर हमारे पास में डबल बॉन्ड हो दो तरह का, ये देखिएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये दोनों तो पहला है ये दूसरा है, ये दोनों पहले और दूसरे डबल बॉन्ड तो कंजुगेटेड में है, फिर सिंगल बॉन्ड है फिर सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है। तो ये वाला आइसोलेटेड है, ये नॉन कंजुगेटेड है, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड, ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है और ये वाले जो हैं ये कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। ये क्या है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसेस द आइसोलेटेड या नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। क्या कह रहे हैं हम आपसे कि विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूसेज नॉन कंजुगेटेड या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। तो प्रोडक्ट जब आप यहां पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, यहां कैटलिस्ट H2 ले लीजिए, विल्किंसन कैटलिस्ट ले लीजिए, बेंजीन सॉल्वेंट ले लीजिए, तो क्या बनेगा, ये तो कंजुगेटेड रहेगा, यहां का ये जो ये वाला डबल बॉन्ड है यही हट जाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो कंजुगेटेड और नॉन कंजुगेटेड में किसका रिडक्शन कर दिया, जो हमारा नॉन कंजुगेटेड है उसका ये रिडक्शन कर देगा। तो इतने तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इतने तरह का हम लोगों ने बात किया एल्कीन और एल्काइन या एल्काइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कीन का, किस तरह से कैसे किसका रिडक्शन करेगा और किसका रिडक्शन नहीं करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला है, ये तो मेनली वाइडली यूज्ड फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, लेकिन इसके कुछ और भी एप्लीकेशन है, उस पर भी हम बात करेंगे। अगला है डीकार्बोनिलेशन। अगला इसका एप्लीकेशन है विल्किंसन कैटलिस्ट का डीकार्बोनिलेशन।
अच्छा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी हम आपको बता देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसको भी जान लीजिएगा। हमारे पास में ये सिस एल्कीन है। अच्छा, ये सिस एडिशन देता है, क्या देगा? सिस एडिशन। यहां जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका कैसा होगा? सिस एडिशन देगा ये, ठीक है। विल्किंसन कैटलिस्ट में कौन सा एडिशन होगा, याद रखना इसको, सिस एडिशन होगा। तो यहां पर हम लेते हैं एल्कीन, और ये ले रहे हैं हमारे पास में दो तरह की एल्कीन है, एक सिस एल्कीन होती है और दूसरी ट्रांस एल्कीन होती है। तो ये हमारी हो गई सिस एल्कीन। लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड में है और मेथिल मेथिल एक साइड में है। आपने कहा कि ये जो यहां पर मान लेते हैं हम ड्यूटीरियम जोड़ते हैं, ये ले रहे हैं D2P PS3 थ्राइस RHCl और C6H6, ये ले लिया हमने। अब यहां पर चाहे तो आप नीचे से जोड़ दो और चाहे तो आप ऊपर से जोड़ दो। ये देखो आप यहां ड्यूटीरियम जोड़ेंगे आप, तो फिर क्या होगा, ये देखिएगा, आपने नीचे से ड्यूटीरियम जोड़ा है, तो ये लीजिए हमने ड्यूटीरियम जोड़ दिया नीचे। इधर की तरफ हाइड्रोजन है, इधर की तरफ मेथिल है, इधर की तरफ हाइड्रोजन है, इधर की तरफ मेथिल है। ये हमें साहार्स फार्मूला मिल गया। अब क्या करेंगे आप, अब इसको अगर फिक्सचर में करना है, ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये अगर देखें तो वाई का टेल हो गया, तो ये टेल नीचे की तरफ दोनों में है, तो ये दोनों में हम डी को कहां करेंगे, जो नीचे की तरफ होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर करेंगे, वर्टिकल लाइन पर करेंगे। जो लेफ्ट है उसको लेफ्ट लिख दो, जो राइट में है उसको राइट लिख दो। ये हमें मिल गया मीजो कंपाउंड। क्या मिला? ये मीजो कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन सिस एडिशन देता है जब विल्किंसन कैटलिस्ट देता है, और वो हमारा क्या बनाता है, मीजो कंपाउंड बनाता है। अगर इसी तरह से अगर हमारा मान लेते हैं कि एल्कीन ट्रांस हो, तब क्या बनेगा, वो भी देख लेते हैं। अगर ये ट्रांस एल्कीन है तब क्या बनेगा, तो बस ट्रांस एल्कीन है तो ये देख लीजिए, मेथिल जो एक ही साइड में था उसको हम दोनों साइड में कर देते हैं। ये देखिएगा, यहां भी ऐसे ही अटैक होगा, ड्यूटीरियम यहां भी अटैक कर दो, ड्यूटीरियम यहां भी कर दो, कंडीशन सेम वही रखो आप। विल्किंसन कैटलिस्ट ड्यूटीरियम ले लो, ड्यूटीरियम हो गया, विल्किंसन कैटलिस्ट लिखो और यहां बेंजीन कर दीजिए, बेंजीन C6H6। तो क्या बन गया ये फिर हमारा, नीचे ड्यूटीरियम जोड़ दीजिए, इधर की तरफ मेथिल है तो मेथिल कर दीजिए, इधर हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, इधर मेथिल है, तो ये बन गया। इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो भैया जो नीचे की तरफ है टेल है उसको आप कहां कर देंगे, वर्टिकल लाइन पर। जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो और जो राइट में है उसको राइट में लिख दो। तो ये हमें मिला। तो यहां मिलने के बाद हमें मालूम चल रहा है कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसका एक मिरर इमेज भी होगा, और ये हमें देगा क्या, रैस्मिक मिक्सचर। क्या देगा ये, रैस्मिक मिक्सचर देगा ये। तो इसका मतलब ट्रांस एल्कीन क्या देता है, ट्रांस एल्कीन ये सिस एडिशन पर ये रैस्मिक मिक्सचर देता है। तो ये हो गया हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री। अभी तक हमने आपको इतना हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन बताया। अब कुछ रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, जैसे डीकार्बोनिलेशन। इसमें क्या होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है वो आप देख लीजिए, उसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। डीकार्बोनिलेशन,
तो डीकार्बोनिलेशन में क्या होगा, अगला होगा डी कार्बोनिलेशन। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा मान लेते हैं RCH2CHO। तो ये विल्किंसन कैटलिस्ट यहां से CO निकाल देगा और यहां पर ये H यहां आ जाएगा और बना लेगा एल्केन। तो यहां विल्किंसन कैटलिस्ट ले लेंगे, PPS3 थ्राइस RHCl और यहां हीट कर दीजिए और बेंजीन ले लीजिए C6H6, ये बना लेगा RCH2H प्लस यहां से क्या निकल गया CO। तो अगर इस तरह से हम लोग और भी कंपाउंड के एग्जाम्पल ले लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा। आप से और भी एग्जाम्पल कर लीजिए, आप और भी एग्जाम्पल बना लीजिए, जैसे CH2CHO, सेम कंडीशंस ऐसे लेंगे तो बना लेगा आपका साइक्लोप्रोपिल, यहाँ CH3 हो गया और यहाँ से CO निकल गया। यही सेम कंडीशंस यहाँ लिख लीजिए, ये देखिएगा। तो ये हो जाता है हमारा डीकार्बोनिलेशन हो गया ये, ठीक है। आप और भी कंपाउंड इसमें करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग एसिड क्लोराइड ले लें, उसमें भी हो जाएगा, एसिड क्लोराइड भी दे देगा, जैसे RCH2COCl। इसमें भी जब आप लेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट लेंगे तो यहां भी हमारा RCH3 बन जाएगा प्लस यहां CO निकल जाएगा प्लस HCl निकल। तो यहां विल्किंसन कैटलिस्ट ले लीजिए। तो विल्किंसन कैटलिस्ट जो है वो एसिड क्लोराइड का भी डीकार्बोनिलेशन करा देता है। तो जब उसका डीकार्बोनिलेशन करा रहा है तो ये हमारा बन रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अब। एक मिनट यहां पर थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये तो लास्ट प्रोडक्ट होगा स्पेशल कंडीशन में, नहीं तो जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ये तो लास्ट वाला हुआ। अगर हमारा पहला प्रोडक्ट अगर हम ले रहे हैं ऐसे, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये PPS3 थ्राइस RHCl और यहां पर बेंजीन ले लीजिए। तो यहां से देखिएगा, तो यहां पर हमें बढ़ाना पड़ेगा CH2R, तो यहां से निकल जाएगा और यहां पर ये एल्कीन बन जाएगा, ये बना लेगा RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CO प्लस HCl, ये बनाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब इसके बाद जो है ये तो हो गया हमारा विल्किंसन का। अब इसके बाद बात करेंगे कि अगर N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड हो तब क्या बनेगा। अगर N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड होगा तो उसमें डीकार्बोनिलेशन करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो ये बना, क्या कह रहे हैं हम आपसे, यही देखिएगा, N सब्स्टिट्यूटेड NHR कर देंगे, यहाँ NHR। तो यहां पर जब करेंगे तो RCH2CN, ये साइनेट बना देगा। अगर यहां पर आप क्या ले लेते हैं, N सब्स्टिट्यूटेड डीकार्बोनिलेशन इन N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। तो अगर N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड ले रहे हैं तो विल्किंसन कैटलिस्ट इसको ये साइनाइड ग्रुप में CN ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, अब इसके बाद इतना तो हो गया, इसका मतलब जो हमने दूसरा रिएक्शंस पढ़ा, दूसरे रिएक्शंस में क्या हुआ, दूसरे रिएक्शंस में CO निकल जा रहा है। जब CO निकल जाएगा तो उसको डीकार्बोनिलेशन कहते हैं। तो उसमें चाहे आप एल्डिहाइड ले लीजिए, चाहे आप एसिड क्लोराइड ले लीजिए, चाहे आप N डेरिवेटिव ऑफ एमाइड ले लीजिए, इन तीनों में CO निकल जाता है। तो जब CO निकल जाएगा तो उसको हम डीकार्बोनिलेशन कहेंगे। और अगर एल्डिहाइड है तो वहां पर एल्केन बना, एसिड क्लोराइड है तो वहां पर एल्कीन बना पहले स्टेप में। बाद में अगर आप एक्सेस में कराएंगे तो आगे वो तो एल्कीन है तो आगे चल के वो आपका एल्केन में कन्वर्ट ही कर देगा। और अगर आपने एमाइड लिया तो वहां उसको नाइट्रिल में कन्वर्ट कर देता है। N एल्किल एमाइड लेंगे तो उसको आपको
डीकार्बोनिलेशन में हमने 3 रिएक्शंस आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे अगले में, ये आइसोमेराइजेशन भी करवाएगा। विल्किंसन कैटलिस्ट जो है यह आइसोमेराइजेशन कराएगा। देखते हैं आइसोमेराइजेशन के कुछ एग्जांपल्स। आइसोमेराइजेशन, तो ये हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो विल्किंसन कैटलिस्ट आइसोमेराइजेशन कराएगा। वो देखते हैं आइसोमेराइजेशन। क्या होगा, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं हम CH3 CH CH2OH, ये है, ठीक है। अब इसका जब आइसोमेराइजेशन होगा तो अगर ये H अगर यहां आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, या ये H यहां जाएगा तो CO हो जाएगा। ये CH3 1 2 3, अरे ये ठीक है, ये हमारा, ये अगर आइसोमेराइज हो जाएगा तो बना लेगा CH3, ये हो गया COCH3, ये विल्किंसन कैटलिस्ट PPH3 थ्राइस RHCl। तो ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है ये अल्कोहल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या अल्कोहल को इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया CHO में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक आधे, अच्छा हम आगे बढ़ गए, एक चीज तो हम भूल गए हैं, उसको हम लिख लेते हैं कि इसका जो हाइड्रोजिनेशन का जो ये होगा, क्या बोलते हैं, जो आर्डर होगा वो हम आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें अगर और भी एग्जांपल इसको और कॉम्प्लिकेटेड करना हो तो एक आध एग्जांपल आप और ले लीजिए। ये देखिएगा, जैसे CHO, अगर आप इसका करा देंगे, कोई भी आप ले लीजिए, यहां पर ये CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो CHO है ये CO में, और ये CHO OH करिए, तब क्या करिए, इसको CH2OH करते हैं, CH2OH। तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां दो जुड़ जाएंगे, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखिएगा ये दोनों हाइड्रोजन, अगर एक हाइड्रोजन ये एक यहां से यहां, एक यहां जुड़ जाए, एक यहां जुड़ जाए, ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और फिर यहां बचेगा CHO, यहां क्या बचा, CHO, ये देखिएगा। तो ये हो गया इसका टाटोमेराइजेशन हो गया, आइसोमेराइजेशन हो गया, ये देखिएगा ये। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आइसोमेराइजेशन, यानी हाइड्रोजन जो है उसके पोजीशन शिफ्ट हो जा रहे थे, अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते, दोनों में, इसमें भी अल्कोहल था, इसमें भी अल्कोहल है, तो अल्कोहल जो है हाइड्रोजन यहां से यहां आकर जुड़ जा रहे हैं, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जा रहा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर चला जा रहा है, तो ये अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, और ये है हमारा आइसोमेराइजेशन। अगला जो स्टेप हुआ, अगला जो हमारा एप्लीकेशन हुआ वो कौन सा हो गया, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। तो हमें लगता है कि BSc थर्ड ईयर के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है इतना एप्लीकेशन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। तो इसका और भी एक पार्ट जो हम लोग इनऑर्गेनिक में भी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट होता है। तो ऑर्गेनिक के पर्पज से या BSc थर्ड ईयर के लिए जो है इतना अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो अगर जहां भी आपको प्रॉब्लम हो, जो न समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखिएगा, तो उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।